यूपीएससी का एग्जाम दिया है, उसके अलावा मैंने यूपी पीसीएस का भी प्रीलिम्स दिया था 2023 में, और वो भी मेरा क्लियर नहीं हुआ था। तो एक साल के प्रिपरेशन के बाद ना दो एग्जाम्स मैंने दिए और दोनों के प्री नहीं क्लियर हुए। तो काफी डीमोटिवेटिंग स्टेज था वो। और उसके बाद से कैसे मैंने खुद को पिक। So today we have a special guest with us, Aditi Dubey, and she has cleared Civil Services Exam 2024 and she has scored 180 rank in this exam. And I'm very glad and I'm feeling very honored that she has given us time to share her inspiring journey here. And as I told you, you can ask your question in the last 5-10 minutes. And over to you, Aditi. I will not waste much time. So I'm looking forward to a very good session. Hello, ma'am. Thank you for the introduction. Uh, my name is Aditi Dubey, and I've also introduced myself. I sent a message to ma'am about my introduction, but मैं अपने बारे में दोबारा एक बार बता दूंगी ताकि आप लोग एक ये अंडरस्टैंडिंग रख सके कि मेरा क्या बैकग्राउंड था, और मतलब वो कितना बहुत ही बेसिक और नॉर्मल बैकग्राउंड था जिसके बावजूद मैंने एग्जाम क्लियर कर लिया है। तो मैंने अपना 12th तक साइंस से कंप्लीट किया। उसके बाद एक डिफिकल्ट डिसीजन मैंने लिया कि मैं अपनी स्ट्रीम चेंज करूंगी, और मैंने आर्ट्स से अपना ग्रेजुएशन कंटिन्यू की। और उसके बाद मैंने यूपीएससी में अपना फर्स्ट अटेम्प्ट एक साल के ड्रॉप के बाद दिया। उस बार मेरा प्री भी नहीं हुआ। तो उसकी वजह से मुझे ये आइडिया है कि कैसा लगता है जब आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता है, जब आपने एफर्ट्स पुट किए हैं उसके बाद भी। और अभी मेरा रिसेंटली ही एग्जाम क्लियर हुआ है, तो मुझे आइडिया है कि कैसा लगता है और क्या क्या प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करते हैं। तो वो सारी चीजें मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगी, और एंड में तो आप लोग पूछ ही सकते हैं डायरेक्टली कि आप लोग क्या स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। क्योंकि जो भी बातें मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ वो मैं ये अज्यूम करके बताऊंगी कि हो सकता है आप भी मेरे जैसे ही सेम प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो। बट ऐसा होता नहीं है ना, सबकी इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स होती हैं, इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस होते हैं। तो सबसे बेहतर तरीका तो यही होता है कि आप वन टू वन किसी से पूछ सकें कि एग्जैक्टली ऐसे सिचुएशन में कैसे अप्रोच करना चाहिए। तो फिर भी एक ब्रॉड ओवरव्यू अगर पता चल जाता है तो उससे भी काफी हेल्प होती है। तो मैं पहले वो आपको दे देती हूँ। तो मेरा इंट्रोडक्शन आई होप सबके लिए क्लियर है कि और हाँ, मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री था, और मैंने यूपीएससी का एग्जाम दिया है। उसके अलावा मैंने यूपी पीसीएस का भी प्रीलिम्स दिया था 2023 में, और वो भी मेरा क्लियर नहीं हुआ था। तो एक साल के प्रिपरेशन के बाद ना दो एग्जाम्स मैंने दिए और दोनों के प्री नहीं क्लियर हुए। तो काफी डीमोटिवेटिंग स्टेज था वो। और उसके बाद से कैसे मैंने खुद को पिकअप किया और जर्नी कंटिन्यू की, वो भी एक काफी लर्निंग एक्सपीरियंस था। सबसे पहले तो मैं अपने फेलियर्स के बारे में और भी एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको, ताकि ये आप लोग को रियलाइज हो कि यहाँ पे जो भी क्लियर कर लेते हैं एग्जाम, वो कोई बहुत दूसरी दुनिया से नहीं आते हैं। हमारे जैसे मतलब नॉर्मल जैसे हम लोग आसपास लोगों को देखते हैं वैसे ही होते हैं, और वो मेहनत करते हैं और कंसिस्टेंटली उस चीज को करते हैं, और थोड़ा उनको गाइडेंस मिलता है और उसके बेसिस पे वो कर लेते हैं क्लियर। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कि बहुत मेहनत करते हैं, गाइडेंस भी रहता है, फिर भी नहीं क्लियर कर पाते। दिस इज ऑल्सो अ हार्श ट्रूथ। तो इसके बारे में आपका ये एटीट्यूड क्लियर होना चाहिए कि हमारे हाथ में जो है वो केवल एफर्ट्स हैं। इसको स्टोइक माइंडसेट कहते हैं कि आप अब केवल अपने एफर्ट्स के ऊपर ध्यान दीजिए, और उसके जो क्या रिजल्ट्स आएंगे उसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। इंडियन फिलोसफी में उसको निष्काम कर्म कहते हैं। तो ये आपको इस प्रिपरेशन, गवर्नमेंट जॉब्स के प्रिपरेशन में बेसिकली ये दिमाग में रखना होता है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। आपके एफर्ट्स तो हैं, बट सर्कमस्टांसेस कंड्यूसिव थे कि नहीं थे, उसके बाद बाकी आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उन्होंने कितना प्रिपेयर किया, ये सब आपको नहीं पता। लेकिन एक चीज आपको पता है कि आपने कितनी मेहनत करी है, और आप उस चीज को कंप्लीटली 100% करिए। तो उसी बेसिस पे आपको इस तैयारी में घुसना भी चाहिए कि मैं केवल अपने एफर्ट्स पुट करूंगा या करूंगी, और उसके बाद देखेंगे कि इतना एफर्ट करने के बाद हम कहाँ पहुंच रहे हैं। इस केस में आपको दो दो चीजें नहीं करनी है। पहले तो ये नहीं करना है कि पहले ही डर गए और एफर्ट ही नहीं पुट किया 100%। और दूसरी चीज ये भी नहीं करनी है कि एक्सपेक्टेशन रखनी है कि चलो मैंने तो 8 घंटे पढ़ाई कर ली, अब तो मैं सीधे आईएएस बन जाऊंगा। ऐसा भी नहीं होता है। तो ये एक स्टोइक माइंडसेट डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए। खैर, ये तो थोड़ी फिलोसफिकल बात होगी, हम लोग प्रैक्टिकल बातों पे भी आएंगे। और
तो चीजें क्लीशे हैं जो कि आप लोग को टॉपर स्टॉक से देखने को मिलती हैं और देखनी भी चाहिए। सबसे पहले जैसे एक सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि आपने तैयारी कैसे स्टार्ट करी, या बिगिनर्स कैसे स्टार्ट करें। तो मेरा एक एडवाइस होगा जो सब बहुत से टॉपर्स देते आ रहे हो, मेरा भी यही एडवाइस है कि टॉपर स्टॉक देखिए। उसको आप मतलब ऐसा हो रखा है फिलहाल कि सारी चीजें रेपिटेटिव हो रही हैं, कुछ भी नया नहीं है, और उसी सेम प्रोसीजर को फॉलो करके ही लोग क्लियर कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं भी वो चीज को नहीं रिपीट करना चाहती हूँ। जैसे बुक लिस्ट क्या है कि, और अब टाइमलाइन क्या होनी चाहिए, ये सारी चीजें, इन सब चीजों के लिए आप खुद से एक बार टॉपर स्टॉक को 3-4 वीडियोस को एनालाइज करिए, उसको टाइम दीजिए, उसको टाइम देना पड़ता है। 1 हफ्ते अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, 1 हफ्ते 2 हफ्ते उसको आराम से देखिए और फिर एनालाइज करिए कि क्या चीजें कॉमन है सभी टॉपर स्टॉक में। तो ये चीजें तो आपको बेसिकली करनी ही चाहिए, और उसमें से आई होप एंड आई एम श्योर कि आप लोगों ने बहुत लोगों ने किया भी होगा। और कुछ चीजें तो पता चली गई होंगी कि सिलेबस और पीवाईक्यू तो गोल्डन रूल ऑफ थंब है, कि वो तो वही आपका गाइडिंग लाइट होता है। अगर आपने स्टार्ट किया प्रिपरेशन तो आप सिलेबस उठाएंगे किसी भी सब्जेक्ट का, अप्रोक्सीमेटली 8 से 10 सब्जेक्ट्स होते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट साइंस एंड टेक, ऐसे रफली 8 से 10 सब्जेक्ट्स ही होते हैं। और उन सभी की कुछ बुक लिस्ट होती है जो कि हमें इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल है। और कुछ सोर्सेज के बारे में बहुत ब्रॉड कंसेंसस है, जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत का एक कंसेंसस है कि वही पढ़ना होता है। इसी तरह से ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी, क्लास 11th के एनसीईआरटी के बारे में कॉन्सेंसस है। तो इस बेसिस पे कुछ जो कॉमन पॉइंट्स होते हैं उनको भी डिराइव करिए, और उस बेसिस पे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। तो वो चीज भी क्लीशर्ड है बट फिर भी मैंने मेंशन कर दिया, तो ये आप करिएगा। जो सेशन है यहाँ पे मैं कुछ 2 इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करना चाहूंगी। एक तो पहली चीज है कि स्टडीज के लिए आप क्या स्ट्रैटेजीज यूज करें जिससे कि आपका डिस्ट्रैक्शन कम हो और कंटेंट पे ग्रास्प ज्यादा हो। और दूसरी चीज मेंटल हेल्थ होगी। और मेंटल हेल्थ भी थोड़ा फिलोसफिकल हो जाता है और सब्जेक्टिव हो जाता है, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। और मैं सोचती हूँ कि मेरे टाइम पे अगर किसी ने मुझे बताया होता तो मेरे लिए भी काफी ज्यादा हेल्प होती। बट मैंने धीरे धीरे खुद से एक्सप्लोर करके इन चीजों को रियलाइज किया, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। 3 रूल्स मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे आप लोग को बताने के लिए। एक तो डिसिप्लिन है, दूसरा कंसिस्टेंसी, और तीसरा है गुड मेंटल हेल्थ। ये 3 चीजें अगर आप अपने डेली लाइफ्स में ऑन अ डेली बेसिस इनकलकेट कर पाते हैं, तब फिर एग्जाम इजी हो जाता है। तो डिसिप्लिन के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज होती हैं, और वही कंसिस्टेंसी भी उसी से रिलेटेड है, और तीसरी मेंटल हेल्थ है जिसपे हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो इन 3 चीजों पे मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगी। पहले मेंटल हेल्थ पे ही बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद पढ़ने के लिए स्ट्रैटेजीज पे बात करेंगे। तो एक हमारी टेंडेंसी होती है कि जब हम पढ़ाई करते हैं तो मोटिवेशन लाने के लिए क्या करते हैं, जब हमारी पढ़ाई नहीं होती है तो हम सेल्फ क्रिटिसिज्म और सेल्फ लोथिंग स्टार्ट कर देते हैं, कि खुद को ही हेट कर लो कि तुमने पढ़ाई नहीं करी है, तुमसे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। और हम सोचते हैं कि इस तरह से हमारी पढ़ाई में डिसिप्लिन आएगा। बट ये एक बहुत ही शॉर्ट साइटेड स्ट्रैटेजी है, और इससे ना नेगेटिव लूप बन जाता है हमारा पढ़ाई के साथ। तो आप लोग को एक बहुत ही कॉन्शियस एफर्ट करना चाहिए कि सेल्फ लोथिंग से दूर रहें। सेल्फ लोथिंग से दूर रहने के लिए आपको चाहिए होगा कि आपका रूटीन ऐसा हो जिसमें आप फुलफिल्ड फील करें। जैसे जो भी आपके टारगेट्स हैं वो तो एक पहली बार डिफाइंड होने चाहिए। एक मंथली टारगेट, एक वीकली टारगेट, और एक डेली टारगेट। वो बहुत ही रफ, बहुत ही सॉरी स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा उसमें स्कोप होना चाहिए कि आप मैनिपुलेट कर सके इधर उधर। और ब्रॉड टारगेट्स होने चाहिए, तो उससे आपको एक सेंस ऑफ गोल रहेगा कि क्या क्या हमें करना है, और वो अचीवेबल भी होना चाहिए। वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। जैसे सपोज अगर हम एक बिगिनर के पर्सपेक्टिव से देखें, मान लीजिए आपने डिसाइड किया है कि इस मंथ आपको पॉलिटी कवर करना है। अब उसमें आपने मान लीजिए लक्ष्मीकांत के एक दिन के लिए 50 पेजेस का टारगेट रखा है, उसके अलावा करंट अफेयर्स भी हैं, उसके अलावा एमसीक्यू क्विजेस भी हैं, उसके अलावा 5 मेंस के आंसर्स भी हैं। तो ये बहुत ज्यादा हो जा रहा है। आप सोचिए, 50 पेज हैं और जिनकी आपको फर्स्ट रीडिंग करनी है, तो उसमें एटलीस्ट 5 आवर्स लगेंगे, इनफैक्ट ज्यादा भी लग सकते हैं। उसके बाद करंट अफेयर्स को अगर आप उसमें टाइम दे रहे हैं तो वो 1 घंटे
घंटा उसका हो जाता है। उसके अलावा आंसर राइटिंग के आप 5 क्वेश्चंस रखते हैं, तो उसमें भी इनिशियली आपको 1 घंटा तो लग ही जाएगा, क्योंकि आप आंसर लिखेंगे, फिर एनालाइज करेंगे, टॉपर से कंपेयर करेंगे। तो 5, 6, 7 घंटे का इधर ही हो गया। उसके अबव अगर आप कुछ और चीजें अपने शेड्यूल में ऐड करते हैं, तो ये बहुत ही ऐसा टारगेट हो जाता है कि जो अचीवेबल नहीं होता है। मैंने फिर भी जो भी आपको बताया थोड़ा सा डुएबल है। इसके अलावा भी कई बार स्टूडेंट्स होते हैं कि 2 सब्जेक्ट एक ही दिन में डाल लेते हैं, और उसके भी बड़े बड़े टारगेट्स होते हैं, या सोचते हैं कि चलो आज तो मैं सीधे ये सब्जेक्ट ही फिनिश कर दूंगा, और या किसी एक सब्जेक्ट के लिए 7 से 8 दिन डेडिकेट करते हैं। तो ऐसा अगर आप करते हैं तो आप खुद के लिए एक गड्ढा खोद रहे हैं। ये ऐसा नहीं करना होता है। अपने जो टारगेट्स है उसको अचीवेबल बनाना होता है, और फिर उसको कंप्लीट करना होता है, ताकि आपकी स्टडीज के साथ एक पॉजिटिव रिलेशन बने और नेगेटिव लूप ना स्टार्ट हो। और सेल्फ लोथिंग को तो अपना मोटिवेशन बिल्कुल नहीं बनाना है। अपना मोटिवेशन होना चाहिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव और टारगेट बेस्ड, कि ये मेरे टारगेट्स थे, ये मैंने अचीव किए, तो अब मैं अच्छा कर रही हूँ और मेरा प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में जा रहा है। इसके लिए ये भी चाहिए कि आप किसी कम्युनिटी से जुड़े हुए हो। अगर आप बहुत ज्यादा, जैसे मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में था कि मैं बहुत आइसोलेटेड थी, और मैंने कोई टेलीग्राम चैनल वगैरह भी नहीं ज्वाइन किया था, और मेरे फ्रेंड्स में भी कोई नहीं तैयारी कर रहा था। तो मेरे टारगेट्स होते थे, मैं अचीव भी कर लेती थी थोड़ा बहुत, बट मुझे आइडिया नहीं लगता था क्या मैं सही जा रही हूँ कि नहीं। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप लोग किसी एक ग्रुप इनिशिएटिव से भी जुड़े हो, ताकि और ऐसे कोई आपके पास स्पेस हो जहाँ पे आप शेयर कर सकें कि ये मैंने कंप्लीट किया है। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर भी नाम की एक चीज होती है, जहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं कि मैंने ये कंप्लीट किया और आपने कंप्लीट कितना किया है। तो ये अगर आपको कोई मिल जाता है, कोई आपकी फ्रेंड है, तो वो भी हेल्प करता है, उससे आप ट्रैक पे रहते हैं पढ़ाई में। तो इन सभी चीजों को करने का मतलब ये है कि केवल एक चीज, कि आपका मेंटल हेल्थ अच्छा रहे और आपका स्टडीज के साथ नेगेटिव रिलेशन ना बने, आप स्टडीज को एंजॉय करें। अगर एंजॉय कर सकते हैं तभी पॉसिबल होगा कि आप इस जर्नी में कंटिन्यू करेंगे और अल्टीमेटली एग्जाम को क्लियर करेंगे। इसके अलावा मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए आपको इंट्रोस्पेक्शन यूज करना चाहिए। मैंने तो बहुत ज्यादा यूज किया था। जब भी बहुत ओवरवेलमिंग फील हो कि ये चीजें ये नहीं हुई हैं, या मेरे फ्रेंड्स ये कर रहे हैं, सक्सेसफुल हैं, बाहर जा रहे हैं, मैं यहीं पे अपने घर पे ही बंद हूँ, इन सभी फीलिंग्स को, इमोशंस को आप ट्रैप ना करें या इग्नोर मत करिए। जब आप इन इमोशंस के साथ डील करते हैं खुद के साथ बैठ के इंट्रोस्पेक्शन से, डायरी लिख के या ऑडियो के थ्रू खुद से बात करके, तब उन चीजों को आप बेटर तरीके से और मेच्योर तरीके से टैकल कर पाते हैं। तो कोशिश करिए इंट्रोस्पेक्शन करने की। वो इस एग्जाम के लिए एक ऐसी अनसेड चीज है जो कि सभी टॉपर्स करते हैं, बट कई बार इस बारे में ज्यादा बात नहीं होती है। तो सेकंड चीज, पहली चीज मैंने आपको बताई थी पॉजिटिव रिलेशन विद स्टडी, और दूसरी चीज है इंट्रोस्पेक्शन। मेंटल हेल्थ के लिए ये दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है। और तीसरी चीज, एक हाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट होना। और उसके लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आपका अपने पेरेंट्स के साथ एक अच्छा कम्युनिकेशन हो, कि आप क्या कर रहे हैं, इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और उसके लिए कितने एफर्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं, उसकी वजह से आप डोमेस्टिक कामों में कितना कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। क्योंकि ये चीज, एक प्रॉब्लम मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में फेस करी थी, कि मेरे पेरेंट्स को भी आइडिया नहीं था कि मुझे कितना पढ़ाई करना है। तो मेरी ड्यूटीज कुछ लगी हुई थी, मुझे सुबह का ब्रेकफास्ट बनाना होता था, उसके अलावा कोई गेस्ट आ जाते थे तो उसमें टाइम चला जाता था। तो मैं कितना भी एफर्ट डाल लूं, लेकिन मेरे दिन में 5 से 6 घंटे से ज्यादा नहीं निकल पाते थे। और ये चीजें ऐसी होती हैं जिनका आप बहुत ज्यादा अकाउंट भी नहीं रख पाते हैं। और ये तो एक बहुत ही बेसिक फैक्ट हो रखा है आज के टाइम पे, कि आपको 8 to 10 आवर्स तो डेली बेसिस पे देना ही है। तो इस बारे में आपको अपने पेरेंट्स से बहुत ही क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए, कि देखिए मैं एक बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उसके लिए मुझे इतना टाइम देना है, और इस टाइम पे मुझे मत डिस्टर्ब करिए। और गेस्ट वगैरह अगर कोई आ रहे हैं तो उस बारे में भी आप डिस्कस कर लीजिए कि मुझे मत बुलाइएगा। एक सेपरेट रूम होना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, मुझे लगता है, अगर आप उस चीज को मैनेज कर पाते हैं, ताकि आप खुद से जब पढ़ाई कर रहे हैं तो उस टाइम पे कोई डिस्टर्ब ना करे। और इन चीजों को करके आप एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर पाते हैं जो कि कंड्यूसिव है प्रिपरेशन के लिए। तो ऐसा होना चाहिए कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, उस टाइम आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, फिर आप अपने रूम से बाहर आ रहे हैं तो फिर आपका अपने पेरेंट्स के साथ एक हेल्दी कम्युनिकेशन हो, ताकि वो गुस्सा ना हो आपसे कि तुम कहाँ थे, अभी तुमने कुछ भी घर में कंट्रीब्यूट नहीं किया। इस बारे में क्लियरली बात कर लीजिए कि मैं घर में नहीं कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, अगर मैं इस एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ तो।
लास्ट चीज जो मेंटल हेल्थ के लिए मैं बताना चाहूंगी वो है इंडल्जेंस के बारे में। कुछ चीजें हमारी लाइफ में होती है जो कि हम इंजॉय करते हैं। मुझे लगता है आज के टाइम पे फोन पे डूम स्क्रॉलिंग करना ये तो सबका एक इंडल्जेंस होता ही है। इवन तो इस चीज के साथ भी आपको एक बहुत ही रैशनल शेड्यूल बनाना चाहिए। कभी कभी ओकेजनली इंडल्जेंस इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप साधु नहीं बन सकते हैं एग्जाम के टाइम पे, लेकिन अगेन आप एकदम डिस्ट्रैक्ट होके माइंडलेसली स्क्रॉल भी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे एक तरीका ये हो सकता है कि आपने अपने स्टडी के टारगेट्स रखे, सपोज 8 आवर्स अ डे या 7 आवर्स अ डे और 50 आवर्स इन अ वीक, तो 7 7 49, एंड अगर उसको राउंड ऑफ कर दे तो 50। एक हफ्ते में 50 घंटे अगर आप पढ़ ले रहे हैं तो उसके बाद आप खुद को रिवॉर्ड करेंगे। उस रिवॉर्ड में आप कुछ भी जो चीज आपको पसंद हो उसमें आप इंडल्ज कर सकते हैं, मे बी फोन चलाना, माइंडलेस स्क्रॉलिंग, या कोई मूवी देखना, या कोई हॉबी अगर आपको इतना ज्यादा जॉय देती है तो वो कर सकते हैं। और ये चीज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाती है आपकी मेंटल हेल्थ को सही रखने के लिए। और अगेन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका मेंटल हेल्थ अच्छा है तो एग्जाम तो इजी ही बन जाता है। और ये ऑब्वियसली मेरे पर्सपेक्टिव से था, इस बेसिस पे था कि मैं जो प्रॉब्लम्स फेस करती थी और मैंने कैसे उनको टैकल किया। आप लोग की अपनी इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स हो सकती है, वो भी आप अभी एंड में डिस्कस कर सकते हैं, तो हम इस बारे में बात कर सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं स्टडी स्ट्रैटेजीज की, बट अगेन उसमें भी मुझे लग रहा है कि आपको वो क्या चीजें जानने की जरूरत है कि नहीं है। तो एक बार पहले ब्रॉड ओवरव्यू देख लेते हैं कि क्या माइंडसेट होना चाहिए, और फिर उसके बाद कैसे उस माइंडसेट को अचीव करना चाहिए। तो माइंडसेट ऐसा होना चाहिए, सिंपल है। देखिए यूपीएससी का एग्जाम है, उसमें कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, उस पे अगर आपकी क्लैरिटी है और अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो जो भी क्वेश्चंस आते हैं, चाहे प्री है या मेंस है या इवन इंटरव्यू है, तो उसको आप बहुत ही अच्छे से टैकल कर सकते हैं। तो ये चीज नॉर्मल है कि आप कुछ पढ़ें और फिर उसको भूल जाएं, लेकिन बात है कि वहां पे आपको गिव अप नहीं करना है और कंटिन्यूअसली आपका कोशिश होना चाहिए कि अपना बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है। तो बेसिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपकी कुछ बेसिक बुक्स हैं, उसको पढ़ना है। आपकी कोई भी बुक हो सकती है, या हो सकता है आप अगर कोई कोचिंग की हेल्प ले रहे हो तो उसके नोट्स हो और जो लेक्चर्स हैं वो हो। अल्टीमेट एम है जो भी हम स्टडी मटेरियल को रेफर कर रहे हैं उस पर ग्रास्प अपनी अच्छी हो। तो उस ग्रास्प को अच्छा बनाने के लिए कुछ स्टडी टिप्स हैं जिसको मैं यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ अभी। और एक और चीज है कि मेंस में एनालिसिस की जरूरत होती है, जो कि आपका फाउंडेशनल लेवल पे जब आप पहली रीडिंग करते हैं या दूसरी रीडिंग करते हैं तब डेवलप होता है। और जो प्री होता है उसके लिए आपको कुछ चीजें रोट लर्न करनी होती हैं, तो उसके लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होती हैं। लेकिन आप अगर पहली रीडिंग या दूसरी रीडिंग कर रहे हैं उस टाइम रोट लर्निंग पे ध्यान नहीं देना होता है। अगर आप उस टाइम रोट लर्निंग पे ध्यान देंगे तो फिर आपके बेसिक्स वीक हो सकते हैं, आप डीमोटिवेट हो सकते हैं, बहुत सी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए अब हम लोग लर्निंग स्ट्रैटेजीज को देखते हैं। तो पहली तो है नॉन लीनियर स्टडिंग। नॉन लीनियर स्टडिंग मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई बुक उठाई है तो उसमें आप पेज कवर टू कवर नहीं पढ़ेंगे। आप कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि कवर टू कवर पढ़ना उनको इंटरेस्टिंग लगे, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। बट एक ये तरीका इसलिए यूज किया जा सकता है अगर आपको कोई चीज बोरिंग लग रही है। जैसे लक्ष्मीकांत बुक, उसी का एग्जांपल ले लेते हैं, सबसे इजी होता है क्योंकि वो सब लोग पढ़ते हैं। आप लक्ष्मीकांत खोलिए, उसके चैप्टर्स देखिए, उसमें लीनियर स्टडिंग होगा कि आप चैप्टर 1 से लेके लास्ट चैप्टर तक पढ़ लें। और नॉन लीनियर स्टडिंग ऐसे होगा कि आप ये देखिए कि आप कौन से चैप्टर के बारे में जानते हैं। मे बी कोई ऐसा चैप्टर होगा जिसके बारे में आपने कॉलेज में पढ़ा हो, या मे बी कोई डिबेट देखी हो, या कोई रिसेंटली करंट अफेयर्स की वजह से वो डिस्कशन में रहा हो, उसकी वजह से आपने पढ़ा हो उसको। इस तरह से कोई कुछ टॉपिक्स होंगे जो आपके मेमोरी में पहले से ही होंगे, वहां उठाइए, उसको देखिए और उस चैप्टर को खोलिए और फिर वहां से पढ़िए उसको। ऐसा करने से ये होता है कि हम जो हमारे न्यूरॉन्स के कनेक्शन होंगे वो बेटर तरीके से फॉर्म हो पाएंगे, और जो हमारी पिछली मेमोरी है उसके बेसिस पे फॉर्म हो पाएंगे, और सब्जेक्ट भी इंटरेस्टिंग बन जाएगा। तो ये एक मेथड होता है, और इसको आप फर्स्ट रीडिंग में भी यूज कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप फर्स्ट रीडिंग लीनियर तरीके से कर लें और दूसरी रीडिंग में फिर नॉन लीनियर तरीका यूज करें, या थर्ड रीडिंग में। बट जो भी है, बट ये तरीका यूज करिए, इससे ये भी होता है कि आप एक्टिवली कंटेंट के साथ इंगेज करते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट होता है। पैसिव रीडिंग हेल्प नहीं करती है। एक्टिवली किसी चीज को आप ग्रास्प करते हैं, उसको रिलेट कर पाते हैं अपने प्रायर इंफॉर्मेशन और नॉलेज से, तब वो चीज बेटर इम्पैक्ट करती है और आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करती है। तो ये तरीका यूज करिए पहला।
एक स्ट्रैटेजी होती है वाइट नॉइज। स्ट्रैटेजी क्या, एक चीज होती है वाइट नॉइज, कि जब हम पढ़ाई करते हैं मोस्टली, तो ऐसा होता है कि आसपास डिस्ट्रैक्शन होता है, आवाजें आती हैं, अगर घर में कोई आया हुआ है तो, और बच्चे आए हुए हैं स्पेशली, तो वो चिल्लाते हैं, या ये भी हो सकता है कि ट्रैफिक की नॉइजेज आ रही हैं। इस इन चीजों को अवॉइड करने के लिए आप यूट्यूब पे वाइट नॉइज अगर सर्च करेंगे तो कुछ वीडियोस होते हैं जिनसे जो कि आपके आसपास नॉइज क्रिएट कर देते हैं, जो कि एक लीनियर तरह की होती है, उससे फोकस भी बढ़ता है। तो उससे आपका डिस्ट्रैक्शन कम हो जाता है और फोकस बढ़ जाता है। और फोकस ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है कंटेंट को ग्रास्प करने के लिए, और ग्रास्प करना इंपॉर्टेंट है अल्टीमेटली एग्जाम के लिए। तो व्हाइट नॉइज एक बहुत ही इफेक्टिव चीज मुझे लगी, जो मैंने यूज भी करी थी। चीज है अपने आवर्स को काउंट करना। इसके बारे में भी बहुत से टॉपर्स ने बात करी है, और मैंने भी रियलाइज किया कि ये बहुत हेल्पफुल चीज है। तो मैं एक ऐप यूज करती थी, YPT, येलो टूमा। उसपे ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे लोग पढ़ाई करते हैं, और आपके इंडिविजुअल लेवल पे आप अपने स्टडी आवर्स को वहां पे ट्रैक कर सकते हैं। इंडिविजुअल लेवल पे ट्रैक करने के अलावा आप और लोगों के भी देख सकते हैं कि स्टडी आवर्स कितने हो रहे हैं, और वहां पे रैंकिंग्स भी आती हैं ग्रुप में कि किसने कितनी ज्यादा पढ़ाई करी है। इससे आपको एक कम्युनिटी जैसा भी फील आ जाता है कि जो लोग और प्रिपेयर कर रहे हैं वो कितना पढ़ रहे हैं, और कॉम्पिटिटिवनेस भी आ जाती है कि किसकी रैंक 1 है ग्रुप में पढ़ते टाइम, और एक अकाउंटेबिलिटी भी बनी रहती है। तो YPT ऐप काफी यूजफुल चीज है स्टडीज के लिए। सॉरी, चौथी चीज जो है वो है फ्लैश कार्ड्स। ये आपके रोट लर्निंग के लिए हेल्प करेगी, और ये स्पेशली प्रिलिम्स के लिए यूजफुल है। इवन मेंस के लिए भी डेटा फैक्ट्स और इन डेटा फैक्ट्स लर्न करने होते हैं उसके लिए भी यूजफुल है। बट प्री के लिए, जहाँ पे आपको चाहिए होते हैं कि एकदम क्लैरिटी रहे दिमाग में कि कोई फैक्ट है वो, मतलब उसके बारे में कंफ्यूजन ना आ रहा है, उसके लिए फ्लैश कार्ड्स हेल्प करते हैं। अगर फिजिकली बनाना है तो आपको ये करना है कि एक A4 साइज का शीट लीजिए, उसको 5 या 10 सेक्शंस में काट लीजिए अलग अलग, और उसके बाद हर एक पेज पे तो आपके पास इस साइज का एक रेक्टेंगल शेप का शीट हो जाएगा। उसमें एक साइड आप कुछ ऐसी चीज लिखिए जो कि आपको याद करनी है, और उसके ऑपोजिट साइड उसका आंसर लिखिए। अलग अलग जो फैक्चुअल चीजें जो आपको याद करनी है, जैसे इंडिया का GDP क्या है, वो एक साइड लिखिए, और दूसरे साइड जो भी उसका न्यूमेरिकल वैल्यू है वो लिख दीजिए। और अलग अलग सब्जेक्ट्स की चीजें ऐसे कार्ड्स बना लीजिए, और उसको स्टैक कर लीजिए, और फिर रैंडमली उसको खोल के रिवाइज करिए। और इस चीज को आप रिपीट कर सकते हैं। पहली बार आपने ऐसे फैक्ट्स का एक शीट बनाया, शीट नहीं मतलब फ्लैश कार्ड्स बनाए, और उसको रिवाइज किया, बनाने के तुरंत बाद एक बार रिवाइज करिए, उसके बाद उसको 1 घंटे बाद रिवाइज करिए। फिर ऐसे जो रिवीजन के इंटरवल्स हैं उनको बढ़ा सकते हैं। एक बार तो तुरंत ही रिवाइज किया, दूसरी बार 1 घंटे बाद रिवाइज किया, तीसरी बार आप नेक्स्ट डे रिवाइज कर लीजिए, चौथी बार नेक्स्ट वीक रिवाइज कर लीजिए। ऐसे अगर आप करते हैं तो जो चीजें, जिन चीजों का आपने फ्लैश कार्ड बना लिया है, वो आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाती हैं। इसको बनाने में बहुत टाइम भी लगता है, ये भी बात ध्यान रखने वाली है। तो चूज करिए केवल उन चीजों के फ्लैश कार्ड्स बनाने को जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो और जिनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो। तो ये एक लर्निंग स्ट्रैटेजी है जिससे हेल्प होती है रोट लर्न करने में, स्पेशली ये प्रीलिम्स में बहुत हेल्पफुल होता है, और मेंस में GS 3 में हेल्पफुल होता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स होता है वहां पे, तो फैक्ट्स और डेटा वहां पे यूज करना होता है। काफी हेल्पफुल होता है। तो इसको भी यूज करना चाहिए प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। रिवर्स के ट्रिब्यूटरीज याद करने के लिए हेल्प हो जाती है, या कंट्री के बॉर्डर्स याद करने में हेल्प हो जाती है। जैसे कि आप, और अगर आपको कोई टॉपिक लर्न नहीं हो रहा है तो आप यूट्यूब पे डाल भी सकते हैं। सपोज आपको कुछ अ, यही याद करना है कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनकी पार्टिसिपेंट कंट्रीज कौन सी हैं, उसके मेमोनिक्स, तो आप यही यूट्यूब पे डाल दीजिए, ब्रिक्स मेमोनिक। आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा कंटेंट, और वो बहुत ही फनी होता है मोस्टली। तो उससे आपको चीजें याद हो जाती हैं, और प्रिपरेशन भी थोड़ी सी फन हो जाती है। लास्ट चीज जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगी वो मेंस पर्सपेक्टिव से ज्यादा यूजफुल है, और वो है ऑडियो नोट्स। जब हमारी पढ़ाई बहुत मोनोटोनस हो जाती है, तो चाहिए होता है कि हम अलग अलग स्ट्रैटेजीज यूज करें। ऐसा हो सकता है कि हम बुक से पढ़ रहे हैं, बोर हो जाएं, तो इस केस में आप ऑडियो नोट्स को यूज कर सकते हैं। ऑडियो नोट्स इसलिए भी यूजफुल होता है कि जब कोई कंटेंट डिफिकल्ट होता है या फिर बहुत एनालिटिकल होता है, तो उसको याद करने में हेल्प होती है। जैसे ऑप्शनल के केस में बहुत हेल्पफुल लगा मुझे ऑडियो नोट्स को यूज करना। अगर कोई लेकिन ऑप्शनल तो सबका डिफरेंट होता है, तो मैं आपको GS के पर्सपेक्टिव से एक एग्जांपल देती हूँ। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ उसके बाद बहुत सारे डिफरेंट स्टेट्स बने,
और वो उसकी क्रोनोलॉजी बहुत कंफ्यूजिंग हो जाती है, और अलग अलग फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे अलग अलग स्टेट्स के लिए, उसको याद करने में मुझे बहुत कंफ्यूजन होती थी। तो मैंने ऑडियो नोट बना लिया कि इस ईयर में ये हुआ, उसके ये रीजन थे, यहाँ पे ये रिवोल्ट चल रहा था। और उसको मैंने अल्टीमेटली 1972 तक के स्टेट फॉर्मेशन के तक ऑडियो नोट बना लिया। वो केवल एक 15 मिनट का नोट था, और वो मेरी खुद की आवाज में था। वो वहां पे मैंने अपनी इस पूरे प्रोसेस को एक्सप्लेन कर लिया, एक बार लक्ष्मीकांत से पढ़ा, फिर अपनी आवाज में एक्सप्लेन कर दिया और रिकॉर्ड कर लिया। वो रिकॉर्डिंग को मैं हमेशा जब भी मेरे पास फ्री टाइम होता था या मैं कोई ब्रेक लेती थी तब सुन लिया करती थी। उससे वो रिवाइज हो जाता था। तो हमारा सबसे डिफिकल्ट हमें एरियाज लगते हैं कि जो हमारे ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट दुश्मन से हैं, कि इनसे क्वेश्चन आएगा तो हम बिल्कुल डर जाएंगे, वो हमारे बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं क्योंकि वो हमारा अच्छे से तैयार हो गया है। तो ऑडियो नोट्स भी एक बहुत ही यूजफुल स्ट्रैटेजी मुझे लगती है, जिसको यूज किया जा सकता है। भी मैंने डिस्कस कर लिया आप लोगों से जो भी मेरी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड चीजें मुझे डिस्कस करनी थी, और स्टडी से रिलेटेड जो स्ट्रैटेजीज थी वो। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी मैम ने मुझे भेजे थे, उसको भी डिस्कस कर सकते हैं। बट आई थिंक अगर आप लोग के पास अभी कुछ क्वेश्चन है तो वो देख लेते हैं, अदरवाइज फिर उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। अदिति, वी हैव 3 minutes, और मैं चाहती हूँ क्योंकि बच्चों के अपने भी क्वेश्चंस होंगे, तो इफ वी कैन टेक, इफ यू आर अवेलेबल फॉर अनदर सेशन ऑल्सो, तो अनदर हाफ एन आवर सेशन का आई सेंड द लिंक अगेन। क्वेश्चन मेरा भी था कि जनरली जैसे बीइंग अ टीचर मैं देखती हूँ कि बच्चे बहुत डरते हैं एग्जाम से, एक बार एग्जाम दिया उसी में डिमोटिवेट हो जाते हैं। और आपने प्रीलिम्स दिया, मेंस दिया, फिर इंटरव्यू दिया, एक बार में आपने तीनों स्टेजेस को क्लियर किया, तो मतलब इसके लिए कितना डिटर्मिनेशन या क्या करना चाहिए? मतलब हम बहुत नेगेटिव हो जाते हैं थ्रू आउट द प्रोसेस, प्रिपरेशन प्रोसेस। यस मैम, और मैं भी इनफैक्ट बहुत ज्यादा डीमोटिवेट हो गई थी। बट अल्टीमेटली इसलिए मैम मेंटल हेल्थ के बारे में मैंने डिस्कस भी किया कि जब आप पहले के जमाने में ऐसा भी होता था कि मेंटल हेल्थ को तो बिल्कुल कंसिडर ही नहीं किया जाता था कि ये मैटर करता है। बट अभी डे बाय डे इसके बारे में डिस्कशंस बढ़ रहे हैं, और इस एग्जाम से रिलेटेड अगर बात करें तो उसमें मेंटल हेल्थ तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान अच्छे से रख सकते हैं, और अपने सेल्फ लोथ की जगह, मैंने जैसा इस बारे में बोला भी था कि अपनी मोटिवेशन को ये रखें कि हमें अपने मैक्सिमम एफर्ट्स पुट करने हैं, और अल्टीमेटली कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोचना है। तो थोड़ा सा जो अनसर्टेनिटी है उसको भूल के हम लोग प्रिपेयर कर पाते हैं, और जब वो हो पाता है तो फिर थोड़ी हेल्प हो जाती है। उसके अलावा मैम प्लान बी भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम कोई प्लान बी नहीं था, जिसकी वजह से मैं कितना भी खुद को समझाती तो मेरी पढ़ाई नहीं हो पाती थी। लेकिन सेकेंड अटेम्प्ट के से पहले मेरा ये एक अच्छी चीज हुई थी कि मेरा यूजीसी नेट क्लियर हो गया था। तो उसके क्लियर होने की वजह से मेरे दिमाग में बैक ऑफ माइंड में ये एक मैं रिलैक्स थी कि मैं अनएम्प्लॉयड तो नहीं बैठने वाली हूँ। तो उससे भी हेल्प होती है एक पॉजिटिव रहने में। उसके अलावा मैम कम्युनिटी भी मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जब आप सैड हैं और जब आप डीमोटिवेटेड हैं तो आपके पास कोई फ्रेंड हो या ग्रुप हो जहाँ पे आप और लोगों के स्ट्रगल्स को देख सकें और डिस्कस कर सकें, तो फिर उसकी वजह से थोड़ा मोटिवेटेड रहा जा सकता है। और मैम डेडिकेशन से अगर पढ़ाई करते हैं तो हमें भी खुद भी पता होता है कि हमने मेहनत करी है, तो फिर उसकी वजह से भी थोड़ा मेंटल बर्डन कम होता है। जी गुड बोलिए, इवनिंग। गुड इवनिंग। मैम आपने अपने मैम गोल अचीव करने के लिए मैम डिसिप्लिन कैसे बनाए रखा? डिसिप्लिन सब सबकी लाइफ में अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। आप उन प्रॉब्लम्स को एक एक करके टैकल करते हैं तो आपका डिसिप्लिन बन जाता है। जैसे मेरे लिए कुछ प्रॉब्लम थी कि मुझे सुबह उठने में दिक्कत होती थी, तो मैंने अपना लेट नाइट स्टडी का शेड्यूल बना लिया था। और इसके अलावा मुझे दिक्कत होती थी पहले ये कि मुझे घर पे बहुत डिस्ट्रैक्शन फेस करना पड़ता था, जिसकी वजह से मेरा डिसिप्लिन नहीं बन पाता था। तो मैंने उस चीज को टैकल किया, अपने पेरेंट्स से बोला कि देखिए मुझे 8 घंटे पढ़ना है, मैं घर के ड्यूटीज नहीं कर पाऊंगी। एक सेपरेट रूम लिया मैंने खुद के लिए। गुड इवनिंग। मैम एक्चुअली मेरा डाउट मतलब इस सिलेबस को लेके था। जैसे मतलब आप मतलब जैसे यूपीएससी एस्पिरेंट थे, तो मतलब उसमें जो हमारा हिस्ट्री का जो सिलेबस होता है काफी वास्ट होता है, या जो हमारा जनरल नॉलेज का जो पोर्शन होता है काफी वास्ट होता है। मतलब कई बार हम ऐसी चीजें पढ़ लेते हैं जो काम की नहीं होती या ओवरलोडेड होते हैं, तो हम उन चीजों को कैसे अवॉइड करें? उसके लिए तो आपके रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड होने चाहिए। अगर आप गैर काम की चीजें तभी पढ़ते हैं जब आप अलग अलग बुक्स उठाते हैं। तो एक फिक्स सोर्स कर लीजिए। क्या सोर्स है अभी आपका हिस्ट्री के लिए? यूसेंट्स पब्लिकेशंस की बुक आती है ना एक, मैं उससे देख रहा हूँ आजकल रेफरेंस के लिए।
तो ल्यूसेंट तो बहुत अच्छी बुक है, बट वो बहुत फैक्चुअल चीजें उसमें लोडेड है। तो अगर आपका बैकग्राउंड बीए वगैरह कुछ रहा है तब तो ठीक है। तो अभी आप ल्यूसेंट को डायरेक्ट तो बिल्कुल मत रेफर करिए। अभी आप एनसीईआरटीज पढ़िए 11th 12th की, अगर आप सबको समझ में आ रही तो वो पढ़ लीजिए। नहीं तो फिर थोड़ा 9th 10th पढ़िए, फिर उसके बाद 11th 12th की पढ़िए हिस्ट्री के केस में। थैंक यू। यू वेलकम। हेलो मैम, मेरा नाम प्रफुल्ल चौहान है। एंड हेलो। मेरा डाउट एक ये है, जैसे जस्ट एग्जाम के टाइम पे जो पहले लाइक एक वीक बाद एग्जाम है, तो तब रिवीजन करने के लिए जो मान लीजिए प्रीलिम्स का एग्जाम है, तो क्रिस्प नोट्स चाहिए होते हैं। अब जैसे पॉलिटी के लिए मैंने क्या किया हुआ है, लक्ष्मीकांत में ही मोर और लेस नोट्स अपने बना रखे हैं। और उसके अलावा कुछ टेस्ट पेपर्स है मेरे पास, उनमें 400 to 500 क्वेश्चंस में मतलब काफी अच्छा रिवीजन हो जाएगा आपको, और कम टाइम में भी हो जाएगा। अगर ये हार्डली पूरे पॉलिटी को रिवाइज करने के लिए एक दिन है आपके पास, तो ये वाली चीज आप एक दिन में भी कर सकते हो। तो ये इसमें तो मैं कर लेता हूँ, इकोनॉमी का भी मैंने बना रखा है, वो मैं फॉलो कर लेता हूँ। लेकिन जब मैं हिस्ट्री वाले में आता हूँ, तब आ, मेरे पे वो चीज़ सही नहीं बैठती है। लाइक यूपीएससी में हिस्ट्री में जितना मैंने 2 3 साल से देखा है, वो एनसीईआरटीज के पिक्चर्स या साइड में कुछ कुछ लिखा रहता है, जॉटिंग डाउन रहती है, उससे पूछ लेते हैं। बट उसको मैं समराइज कैसे करूं? और मुझे ये चीज कई बार फील होती है, जैसे जो एग्जाम में फैक्चुअल नेचर वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, तो उनमें फिर मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। एक या दो ऑप्शंस होंगे, और फिर उनमें पजल होने की वजह से मेरी फैक्चुअल क्वेश्चंस में एक्यूरेसी कम हो जाती है। तो लास्ट मिनट रिवीजन के लिए अपने रिसोर्सेज को कैसे क्रिस्प करें, और फैक्चुअल नेचर के क्वेश्चंस में आप गलत ना हो, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? अम, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए, बट जितना मुझे समझ में आया मैं वो बता देती हूँ। कुछ रह गया हो तो दोबारा पूछ लीजिएगा। तो एक तो ओके। पहली बात रिवीजन से रिलेटेड आपने पूछी है, और दूसरी बात ये है कि फैक्चुअल क्वेश्चंस को कैसे डील करें। तो देखिए, हिस्ट्री जैसे यूपीएससी के प्रीलिम्स में पूछा जा रहा है, वो बहुत ही डाइसी हो गया है। मेरा तो हिस्ट्री ऑप्शनल है, उसके बाद भी बहुत क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि मुझे नहीं आते हैं। तो एक तो चीज आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि सभी क्वेश्चंस आपको नहीं सॉल्व करने होते हैं। जो सॉल्वेबल क्वेश्चंस होते हैं केवल उन्हीं को सॉल्व करना होता है। अगर आप सोचेंगे कि कोई ऐसा किसी एक बुक के कॉर्नर में वो था, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हिस्ट्री के लिए उपिंदर सिंह मैम की बुक पढ़ लीजिए, तो ये तो आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर आप किसी एक क्वेश्चन के बेसिस पे किसी दूसरे सोर्स को रेफर करेंगे, अ, आपका एम ये होना चाहिए कि आप उन क्वेश्चंस को करेक्ट कर लीजिए जो कि सारे सीरियस लोग सही कर रहे हैं। अगर 5 लाख लोग अगर दे रहे हैं एग्जाम, उसमें से 14,000 लोग तो सिलेक्ट होंगे ही। और ऐसा पॉसिबल नहीं कि 14,000 लोगों ने हिस्ट्री के सभी क्वेश्चंस को सही किया होगा। आपको बस कट ऑफ क्लियर करना है। इसके लिए आप इस बात से आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको सभी क्वेश्चंस नहीं आने हैं। आपको बस ये करना है कि जो बेयर मिनिमम है, जो सभी बच्चे कर रहे हैं वो करें। उसके लिए ये करना है कि आप एनसीईआरटी उठाइए, जो कि जिससे क्वेश्चंस भी आजकल फ्रेम हो रहे हैं, और उसको बहुत ही थरली पढ़िए। और क्योंकि जो भी सीरियस एस्पिरेंट होगा उसने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, उसके जो मैप्स हैं उसमें जो साइड में जैसे आप बता रहे हैं चीजें दी हुई हैं, उनको बार बार पढ़िए। एक बार में तो याद होंगी नहीं, क्योंकि वो फैक्चुअल चीजें हैं। तो उसी लिमिटेड सोर्स को बार बार पढ़िए, और उससे जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी उसके बेसिस पे कुछ रैंडम क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाते हैं। तो बस इतना ही आपको करना है। इस लेवल तक ही आपको अपने फिल्म्स के लिए हिस्ट्री को तैयार करना है। जो बहुत ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चंस हो गए हैं, जो कि ऐसा लगता है कि किसी पता नहीं कहीं और से ही पूछा गया है, उसका आंसर देख लीजिए, उसके बारे में रिसर्च कर लीजिए। बट बियॉन्ड दैट उसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं। उससे टाइम वेस्ट होगा, फिर आपका प्रिपरेशन लंबा होता जाएगा। टाइम को भी सेव करना होता है। तो ये हो गया ऐसे क्वेश्चंस के लिए, हिस्ट्री के क्वेश्चंस के लिए जो कि बहुत ज्यादा रैंडम होते हैं। रिगार्डिंग रिवीजन, वो भी मैंने आपको साइड बाय साइड बता ही दिया है कि जो एक बेसिक सोर्स है उसको आप ले लीजिए और उसी को बार बार पढ़िए। इतना ही आपके कंट्रोल में है। तो बस जो चीजें कंट्रोल में है उसको कंट्रोल में करिए। तो आई होप मेरे आपके क्वेश्चंस मैंने डाउट्स क्लियर कर दिए। हाँ, थैंक यू। एक चीज मेरे को और पूछनी है। प्रीलिम्स के लिए जैसे आप आ, एक तो है जैसे प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, लाइक 10 years या 15 years तक के प्रीवियस ईयर पेपर्स बहुत अच्छे से बार बार रिवाइज करके जाओ, उनके एरियाज भी देख लो। उसके अलावा आप टेस्ट सीरीज कौन सी रेफर करती हैं, और लगभग कितने टेस्ट करते हैं कि एक मतलब थोड़ा सही रहे?
प्रिपरेशन थोड़ी कंप्लीट हो जाए। एक्चुअली मैंने बहुत ज्यादा टेस्ट नहीं दिए थे, लेकिन अगर मुझे रिकमेंड करना हो अभी, तो सेक्शनल टेस्ट आपको प्रिपरेशन के 2 महीने पहले तक हर एक सब्जेक्ट के दो दो सेक्शनल टेस्ट एटलीस्ट दे दीजिए। और फुल लेंथ टेस्ट जो है 10 के टारगेट्स रखिए। इतना कर लेते हैं तो सही रहता है। और हाँ, इसके साथ साथ ये होना चाहिए कि आपके पीवाईक्यूज बहुत अच्छे से तैयार हो। तो ये आई थिंक मिनिमम आप रख सकते हैं, उतना कर लेंगे तो सही रहेगा। Hello, good evening, ma'am. गुड इवनिंग मैम। हेलो महक। महक, Yeah, अदिति या महक, कौन आप पूछ रहे हैं? अदिति बिंजोला आप पूछना चाह रहे हैं? फटाफट से पूछ लो क्योंकि सेशन लिमिटेड है हमारा। फिर महक आप पूछ लो। Okay, so good evening, ma'am. Okay. Good evening, ma'am. I am Aditi and I am right now in grade 12. तो जैसा आपने अपने इंटरव्यू में बताया था कि आपने पीसीएम लिया था, उसके बाद आपने बीए में चेंज करा था फॉर ग्रेजुएशन। तो मुझे भी मतलब इसमें सोच रही हूँ कि अभी मैं ऐसी राइट नाउ मैंने पीसीएम परस्यू करा आपकी तरह एंड मुझे बीए ही करना है। मैं चेंज करना चाह रही हूँ एंड ऑप्शनल में मुझे हिस्ट्री ही रखना है। तो मैं ये पूछ रही हूँ कि मैं जैसे 12th के बाद एग्जैक्टली प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करूँ, क्या क्या मतलब मुझे स्टार्ट करना है। और जो दूसरा क्वेश्चन है, जो हम एनसीईआरटीज पढ़ते हैं वो हमें जो ऑप्शनल है कौन से ग्रेड से कौन से ग्रेड तक कंपलसरी होती है फॉर ऑप्शनल एंड जो सब्जेक्ट्स होते हैं। अच्छा। तो अदिति, अगर आप अभी अपना स्ट्रीम चेंज करने का सोच रही हैं तो एक चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए कि बहुत रिस्की डिसीजन है। तो अगर आपके पास अभी भी चॉइस है और आपने अपना दिमाग कंप्लीटली नहीं फॉर्म किया है, तो आप बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स के बारे में भी सोच सकती हैं। उससे ये होगा कि एक लॉ की प्रोफेशनल डिग्री भी रहेगी और आप एकदम टेक्निकल सब्जेक्ट की ओर भी नहीं जाएंगे। मेरा मतलब बहुत पहले से ही था कि मुझे यूपीएससी ही करना है। तो अगर मैं करती हूँ भी, मैं सोच रही फर्स्ट ईयर से ही अगर मैं वो स्टार्ट करूँ प्रिपरेशन, तो हम कैसे करें। हाँ, एनसीईआरटीज पढ़ लेना फर्स्ट ईयर में, और न्यूज़पेपर पढ़ने की कोशिश करना। और अगर देखो स्कूल के टाइम पे फाउंडेशन अच्छा रहा है तो 6 to 12 सारी पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने नहीं पढ़ी थी। 9th to 12th लोग कहते हैं पढ़ सकते हैं, बट मैंने तो 9th की भी नहीं पढ़ी थी। बट तुम्हारे पास टाइम रहेगा तो तुम पढ़ सकती हो। 9 to 12 आई थिंक सफिशिएंट रहेगा। और लेकिन अगर ऐसा डाउट है कि स्कूल में उतना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं था, तब 6 to 8 भी पढ़ सकती हो। hi, वेलकम। hello, ma'am. हेलो मैक। Hi, ma'am. So my question is, जैसे कि आपने कहा कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं हुआ, देन सेकंड अटेम्प्ट में यू क्वालिफाइड। सो मुझे एक एडवाइस दी गई थी, फर्स्ट प्रिपेयर फॉर द मेंस एंड देन जो प्रीलिम्स की जो तैयारी है वो आप बचे हुए 3-4 महीनों में कीजिए। बट अगेन सी सेट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई बीइंग अ पर्सन जिसका 11 से ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड रहा है, सो हाउ फार इज दिस ट्रू? शुड आई गो विद इट और नॉट? लाइक आई एम रियली कंफ्यूज्ड, सो व्हाट्स योर टेक ऑन इट? नहीं, I think this is a perfectly right strategy to prepare for mains before prelims. And uh, I could not clear my first prelims, and at that time, even mains was not prepared. My reasons were different. I was not very serious. But if you are serious from the very beginning, then you have to make sure that you complete at least 50 to 60% of mains syllabus. And in that, you're also covering major portion of prelims. You have to understand that also. Like first 6 months, you have to do the integrated study of all the basic subjects, and in next 6 months you can prepare dedicatedly for prelims, and that is how you have to go about it for your first attempt. So आप अभी कहाँ पे हो? मीन्स आप ग्रेजुएशन कौन से ईयर में हो, या 12th में ही I हो? no. I've completed my graduation. I'm doing masters in political science. So because I've always been a student with this humanities background raha hai, so I really wanted to know if CSET is a big thing. Should I worry about it? So yeah. हाँ, अगर आपके लिए स्पेसिफिकली वो प्रॉब्लम रहा है तो फिर यू कैन प्रिपेयर फॉर दैट इन द 6 months दैट यू हैव डिसाइडेड फॉर मेंस। यू कैन डू दैट। बट आई थिंक 6 months जो आपके प्रीलिम्स के लिए उसमें भी कर सकते हो, बट ये अल्टीमेटली आपका ही कॉल होगा कि उसी साइड को कब प्रिपेयर करना है। अगर डर लग रहा है उससे, और पहले ही प्रिपेयर कर लो, मेंस के टाइम ही प्रिपेयर कर लो, डेली 1 घंटा दो उसको और कर लो। Okay. Thank you so much. एक क्वेश्चन अदिति मेरा
ये है कि जैसे ठीक है, प्रिपरेशन तो काफी टफ होता है, आपको पढ़ना पड़ता है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, आपको सोशल सर्कल से भी कट होना होता है, बट वंस यू क्लियर द एग्जाम, हाउ इज दैट फीलिंग? एंड देन यू हैव सिक्योर्ड 180 रैंक। 180 रैंक तो मतलब उस दिन भी हमारी बात हुई थी जब आपका ये रिजल्ट आया था। तो मैं ये भी चाहती हूँ कि बच्चों को ये भी रियलाइज हो कि जब एग्जाम निकल जाता है उसके बाद, क्योंकि हम इतना स्ट्रगल करते हैं इसके लिए, इतना पढ़ते हैं, इतना डिवोटेड होते हैं, उसके बाद कैसी फीलिंग होती यस मैम, आई थिंक ये तो हिंदी बेल्ट वाले बच्चे अच्छे से समझ भी सकते हैं कि एक बार आप क्लियर कर लेते हो तो आपके सभी स्ट्रगल्स को एक वैलिडेशन मिल जाता है। उसके अलावा अगर गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको एक लीडरशिप पोजीशन आपके करियर के बिल्कुल स्टार्ट से ही मिल जाती है, जो कि आपको प्राइवेट सेक्टर में बिल्कुल बहुत रेयरली देखने को मिलती है। अगर आप कोई नेपो भी हो या आपके फादर रहे बिजनेस में, तभी आप ऐसा होता है कि आपको लीडरशिप पोजीशन इनिशियली मिल रहा है। बट ये एक ऐसा एग्जाम है जिसके थ्रू आप इतने अच्छे पोजीशन से स्टार्ट करते हो करियर में, और बहुत से उसमें पर्क्स होते हैं, और एक बहुत ही आई थिंक सेटिस्फैक्शन वाली लाइफ भी होती है। आपको मैम आइडिया होगा, और मैं तो दूर से ही देखती हूँ, आपके तो भाई हैं, तो अच्छी लाइफ होती है, गवर्नमेंट बहुत सी फैसिलिटीज देती है और बहुत सारा काम करने के चांसेस होते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इंसान का एम होता है कि लाइफ में वो कुछ अच्छा करे। और जब आपको ऐसी एक अथॉरिटी मिल जाती है कि आप लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सके, तो इट इज अ डिफरेंट फीलिंग। और मैम उसके अलावा एक एग्जाम को क्लियर करने के बाद जो फीलिंग होती है, खुद पे विश्वास बढ़ जाता है, और अपनी फैमिली से और सोसाइटी से जो वैलिडेशन मिलता है, आई थिंक उसके बारे में बताने की भी जरूरत नहीं है, वो इट इज वेरी ट्रू एंड इट इज वेरी एविडेंट ऑल अक्रॉस सोशल मीडिया ऑल्सो। तो मैम इट इज अ ग्रेट फीलिंग इन नीड, एंड मैं जा उससे गुजर रही हूँ। कोशिश करनी चाहिए कि हम्बल रहे, ज्यादा उड़े ना, लेकिन थोड़ा तो उड़ने लगता है इंसान। है? नहीं, उसके बाद तो इतना अटेंशन मिलने लगता है, बट जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं तब हमें बहुत लगता है कि ये गोल तो बहुत दूर है, कैसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, बहुत अनसर्टेनिटीज होती है, कभी हेल्थ डाउन हो जाती है, कभी कोई इंसिडेंट हो जाता है। जैसे पर्सनली मुझे मेंस के टाइम पे डेंगू हो गया था। तो कई चीजें होती हैं, तो किस तरह से मतलब फीलिंग बाद में तो आप जब बन गए तब तो आपको विश्वास हो जाता है कि हाँ क्लियर हो गया, लेकिन जब हम प्रिपरेशन मोड में, तब अपने को कैसे मोटिवेट करके रखें? यस मैम, जब क्लियर नहीं होता, जब हम प्रोसेस में रहते हैं मैम, तब तो मुझे लगता है कि सबका डिफरेंट होता है, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है कि सेल्फ डाउट तो रहता ही है। एक इसी चीज में आप सोलेस ले सकते हैं कि हमने तो अपनी ओर से मेहनत करी है, अब इसके बाद हमारे कंट्रोल में नहीं है। आती है एक एंड्रयू ह्यूबरमैन है, वो कुछ वीडियोस डालते हैं मेंटल हेल्थ और प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड, उसको भी मैं देखा करती थी, उससे भी थोड़ी हेल्प होती थी। बट मैम ये बात तो सच है कि अभी क्लियर हो गया है तो वैलिडेट हो गई हैं वो सारी फीलिंग्स, बट उस टाइम तो सेल्फ डाउट ही था। इवन इंटरव्यू जब दे दिया था तो भी था कि इस स्टेज तक तो पहुंच गए, बट फिर भी कांस्टेंट सेल्फ डाउट था ही कि आगे करियर सिक्योर है कि नहीं है। तो मैम आई थिंक उससे उसके साथ तो डील करना पड़ता है, वो तो एग्जाम का पार्ट एंड पार्सल है ही। जी, थैंक यू अदिति। किसी और को मैम। कुछ पूछना है क्वेश्चन? जी पूछिए। यस मैम। अदिति मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मैम, थोड़ा सा इंटरव्यू के बारे में शेयर, क्या मतलब कैसे इनिशिएट हुआ, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस वर, वो एक्चुअली क्या जज करना चाह रहे थे? क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि आपको सब कुछ तो नहीं पता हो सकता, तो मतलब वो हाउ एक्चुअली द बिल्ड अप द प्रेशर, वो वाली सिचुएशन कैसे, क्या हुआ था, ये सब चीज। हाँ, इंटरव्यू के लिए आप मतलब देखिए, वहां पे आपको ऐसे प्रेजेंट करना है खुद को कि आप एक वर्दी पर्सनालिटी हैं। और एक जब आप एक्सपीरियंस लोगों से मिलते हैं, जैसे समृद्धि मैम और समोपन आईएएस के इनिशिएटिव्स रहे हैं इंटरव्यू के टाइम पे, कि वो आपके ब्यूरोक्रेट से इंटरेक्शन कराते हैं, उनसे आप मिल के खुद ही ऑब्जर्व करिए कि वो कैसे होते हैं। ऐसा वो उनको सब कुछ नहीं पता होता है, बट उनके पास एक तो कॉन्फिडेंस होता है कि जो भी उनको पता है उसको वो क्लैरिटी के साथ आर्टिकुलेट कर सके। उसके अलावा उनको इस चीज पे भी कॉन्फिडेंस होता है कि मुझे हर चीज नहीं पता है, बट फिर भी जो चीजें रिक्वायर्ड है वो मुझे पता है। तो इस टाइप के कॉन्फिडेंस को आपको खुद को कैरी करना होता है जब आप इंटरव्यू में भी जाते हैं। और
जो वहां पे भी इंटरव्यू लेने बैठे होते हैं उनको वो ऐसे लोगों ऐसी क्वालिटीज देख रहे होते हैं कि जो सामने वाला बंदा है वो सीरियस है कि नहीं है, क्रिटिकली सोच सकता है कि नहीं सोच सकता है, और उसके अलावा ज्यादा एरोगेंट तो नहीं है, बस ये कुछ बेसिक चीजें जिसे ही वो ढूंढ रहे होते हैं। और इन बेसिक चेक बॉक्सेस को अगर आप टिक कर देते हैं तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं जितना रिक्वायर्ड होता है एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो उसके लिए आपको ज्यादा डरना नहीं चाहिए, और स्पेशली जब आप प्री और मेंस क्लियर कर लिए होते हैं उसके बाद खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो उसकी वजह से हेल्प हो जाती है। उसके अलावा कोचिंग्स जो होती है वो हेल्प कर देती है, वहां से भी हेल्प हो जाती है। और लैंग्वेज बैरियर के बारे में अक्सर लोग डरते हैं, और इस बारे में भी लोग डरते हैं कि हमारी पब्लिक स्पीकिंग नहीं रही है पहले से ही और बहुत एक्सपीरियंस नहीं रहा है। तो अब अगर कई सारे टॉपर्स को उठाएंगे जिनके बहुत अच्छे मार्क्स हैं, उन वो भी सिमिलर बैकग्राउंड से आए हैं, उनका बहुत ज्यादा नहीं बैकग्राउंड रहा है पब्लिक स्पीकिंग में, या केवल या जिनका हिंदी मीडियम रहा है या कोई और मीडियम रहा है, फिर भी उनको अच्छे मार्क्स मिले इंटरव्यू में। तो अगर आप बस एक कॉन्फिडेंट रहते हैं और अपने आप को वहां पे काम और कंपोज्ड सिचुएशन में प्रेजेंट कर पाते हैं तो मार्क्स मिल जाते हैं। और अल्टीमेटली देखिए ये भी बात सच है कि इंटरव्यू से रैंक डिसाइड होती है, बट सिलेक्शन तो आपका मेंस से डिसाइड होता है। तो इस स्टेज पे आपको मेंस पे फोकस करना चाहिए, इंटरव्यू बाद में मैनेज हो जाता है आई थिंक। मैम ना मतलब आपसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे थे, या मतलब कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई थी जहाँ थोड़ा सा आपको ऐसा लगा कि पता नहीं क्या पूछ रहे हैं, इस टाइप का? लाइक आई हैव फेस्ड इंटरव्यूज, तो मुझे ऐसा लगता था कि आई आई गॉट स्ट्रक समवेयर। लाइक एक टाइम पे ऐसा हुआ था, इट वाज 2020, तो उन्होंने मेरे से ये पूछ दिया था व्हाट काइंड ऑफ ड्रोन वाज यूज्ड, जो सऊदी अरेमको में अटैक हुआ था। तो मैं थोड़ा सा घबरा गया, और वहां से जो प्रेशर था ना वो इतना ज्यादा बिल्डअप हो गया कि फिर मैं बेसिक से क्वेश्चन भी आंसर नहीं कर पाया। मतलब उन्होंने ये पूछा था कि एक टाइम पे हाउडी मोदी इवेंट हुआ था यूएस पे, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि उन्होंने अपनी स्पीच पे कौन सा वर्ड यूज किया था। तो वहां जाके उन्होंने इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में पूछा था, बोला था। तो मैं तो पढ़ के गया था, लेकिन क्योंकि वो मेरा दिमाग सऊदी अरेमको में ही इतना ज्यादा अटक गया कि फिर मैं उसके बाद से मैंने कोई भी आंसर नहीं दे पाया। और मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद मतलब इट वाज सम अदर इंटरव्यू, वो स्टेट पीसीएस या ये सिविल वाला नहीं था, वो कुछ और था। लेकिन जितने भी मैंने इंटरव्यू फेस किए तो मुझे ऐसा लगता है कि वो प्रेशर क्रिएट कर रहे होते हैं, हो गया तो हो जाएगा वैसा वाला। तो के केस में कोई ऐसा इवेंट हुआ था? हाँ एक्चुअली मुझसे मेरा इंटरव्यू भी जल्दी था और मुझे भी टाइफॉइड हो रखा था, तो मेरा इंटरव्यू भी कुछ खास नहीं गया था। और लोग क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट नहीं थे, बट इवन वो भी मेरे लिए डिफिकल्ट हो गए थे। मुझसे इनफैक्ट फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा था, सुमन शर्मा मैम का बोर्ड था यूपीएससी सीएससी में, एक वो जानी मानी हस्ती है, वो कम मार्क्स देती है इंटरव्यू में। तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि इंडिया के जो नेबरहुड रिलेशंस हैं, सॉरी वो ये था कि इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनमें डेमोक्रेसी बहुत अच्छी नहीं है, और बहुत अच्छी नहीं है मतलब वो एग्जैक्टली डेमोक्रेटिक नहीं है, बट इंडिया ने अपने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को मेंटेन किया है ओवर टाइम, तो उसके क्या रीजंस हो सकते हैं। और ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसके बारे में आप प्रिपेयर नहीं कर सकते हो पहले से ही, बिल्कुल रैंडम था, क्योंकि जो कोचिंग में जब तैयारी करवाते हैं तो वो डैफ बेसिस पे प्रिपेयर करवाते हैं, या फिर आप एंटर करो तो आपसे इंट्रोडक्शन पूछ लेते हैं या आपने क्या पहना है उससे रिलेटेड पूछ लेते हैं। बट वहां पे रियल इंटरव्यू में मुझसे एकदम ही रैंडम क्वेश्चन पूछा गया, जो कि उतना भी रैंडम नहीं है क्योंकि हम लोग अल्टीमेटली इस बारे में पढ़ते तो हैं ही, बट उस मोमेंट पे वो रैंडम था मेरे लिए। तो वो प्रेशर सिचुएशन तो मेरे लिए भी क्रिएट हो गई थी। और इसको आई थिंक टैकल करने के लिए तो यही होगा कि आप पहले से ही ऐसी सिचुएशन में खुद को हैबिचुअल कर लें कि प्रेशर आपको फेस करने की आदत हो, तब वहां पे भी आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। और बाकी तो मैं यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से ही आपको बता सकती हूँ, क्योंकि और ज्यादा इंटरव्यूज तो मैंने फेस किए नहीं है। तो आई थिंक यही कहूंगी कि और प्रैक्टिस अगर इंक्रीज होती है और प्रेशर सिचुएशन में प्रैक्टिस करते हैं तो उससे हेल्प हो सकती है। ये एक्चुअली ये जानना चाह रहा था कि अगर उन्होंने प्रेशर क्रिएट कर दिया था तो फिर आपने इस जो ये पहला वाला क्वेश्चन था फिर उस पर क्या रिएक्ट किया? मतलब क्या एप्ट रहता उस वक्त? मैंने मैम से पहले तो टाइम बाय किया कि मैम मैं टेक सम मोमेंट्स टू थिंक अबाउट इट। फिर उसके बाद जो भी मेरे दिमाग में आया वो मैंने बता दिया। और फिर उसके बाद जब वो और क्वेश्चंस पूछती गई तो अपने आप ही मतलब जो इंटरव्यूअर्स होते हैं वो भी कोशिश करते हैं कि सिचुएशन थोड़ी डिफ्यूज हो जाए, कैंडिडेट थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए। तो
मेरे केस में तो ऐसा हुआ था कि फिर वो जब बाकी क्वेश्चंस पूछने लगी तो फिर मैं भूल गई उस प्रेशर के बारे में और फिर मैंने बता दिया। अदिति, एक क्वेश्चन विपुल ने पूछा है कि सोशल मीडिया या ये जो डिस्ट्रैक्शन होते हैं फोन वगैरह, तो इसको आपने किस तरह से अवॉइड करते थे? ओके। यस मैम, मैंने तो डिलीट कर दिए थे सोशल मीडिया। मैं इंस्टाग्राम चलाती थी, वो भी बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं थी, और मैं उसको डिलीट कर चुकी थी। और फोन मेरे लिए डिस्ट्रैक्शन का एक पॉइंट था, सोशल मीडिया तो नहीं, बट यूट्यूब पे शॉर्ट्स होते हैं उसको मैं बहुत स्क्रॉल करती रहती थी। तो उसको टैकल करने के लिए मैंने ये किया था कि अपने फोन को अपने रूम से बाहर रखती थी। जैसे मेरा जो स्टडी रूम है वो नीचे वाले फ्लोर पे है, तो मैं अपने फोन को ऊपर वाले फ्लोर पे रखती थी। तो जब भी मैं ब्रेक लेती थी, जैसे टी ब्रेक हुआ या लंच ब्रेक या डिनर ब्रेक, उसी टाइम डिवाइस को एक्सेस करती थी। अदरवाइज मेरे पास आईपैड था जिससे मैं पढ़ाई करती थी, और ये मैंने इंश्योर किया था कि मेरे आईपैड में कुछ भी डिस्ट्रैक्शन वाली चीजें ना हो, उसमें यूट्यूब भी ना इंस्टॉल लो। और इनफैक्ट उसका जो अगर यूट्यूब वेबसाइट से भी एक्सेस किया जा रहा है तो उसका भी टाइम रिस्ट्रिक्टेड हो। तो इस तरीके से अपने जो डिवाइसेस है या जो भी डिस्ट्रैक्टिंग चीजें हैं उनको अपने से दूर करना कर देना चाहिए, उससे ही आप डिस्ट्रैक्शन को दूर कर सकते हैं। Any more questions? We hardly have 5 minutes. Chandna, do you have a question? We have a girl from Tirupati also. So, do you have a question, Chandna? Ma'am, I need to know about consistency. Like, You want to know how to be consistent, how to remain consistent throughout yeah, ma'am. Okay. So, Chandna, there are many things that you can do to remain consistent. Firstly, you have to track your hours, how many hours you are studying, so that if you know that you are on track, and if you're not on track, then you can, after that only you can take action regarding it. Secondly, you should have a broad plan regarding your strategy and how you are going to go about it. That also helps you be on track. And thirdly, you have to actively avoid distraction and things that are preventing you from being consistent. If there are some problems, like if some relatives are coming and they are like making plans all the time, and because of that you're not able to study, then you have to upfrontly talk to them that you are preparing for something big and you cannot like talk to them all the time. And if it is something if it is something personal, if there's some friend, or if it is social media, then you have to actively deal with it. What is it that is bothering you regarding your consistency, Chandna? Same thing, ma'am. Relatives. Relatives? Yeah, so you have to be rude to them also. Let me tell you. Tell them rudely that don't disturb me. Ma'am, regarding current affairs. I refer to newspaper, and I used to read newspapers also, but I did not make notes out of it. I used to read it from a mains perspective. So that was it for current affairs, nothing more than that. Thank you. You're welcome. Aditi, एक really देखती हूँ स्टूडेंट्स में, they do not want to read the newspaper. सब कुछ करेंगे, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे। पर न्यूज़पेपर की क्या इंपॉर्टेंस है? मतलब मैं अपनी तरफ से तो बोलती रहती हूँ कि न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको क्या लगता है कि आर दे यूजफुल और नॉट? Yes, और ma'am, ये जो extremely समरी, या जो समरी आती है, कई बच्चे बोलते हैं हम समरी देख लेते हैं, तो न्यूज़पेपर की क्या इंपॉर्टेंस है? आपके मुंह से मुझे लगता है सुनेंगे बच्चे तो ज्यादा उन्हें लगेगा कि हाँ करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है मैम। एक तो आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट आता है जब आप करंट की चीजों से रिलेट कर पाते हो जो आपके स्टैटिक चीजें। और थर्डली मैम, अगर बहुत प्रैक्टिकल बात करें तो जो मेंस के टाइम पे जो हमारी कॉपीज चेक करने वाले इवैल्यूएटर्स होंगे वो एक वेल रेड पर्सन होते हैं मोस्टली, और वो भी न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं। तो अगर आप न्यूज़पेपर से ही एग्जाम्पल्स पिक करके अपने आंसर्स में कोट करते हैं तो वो उस चीज से रिलेट कर पाते हैं और वो हाईली रिवॉर्ड होता है। मेरा फर्स्ट टाइम में मेंस क्लियर होने का मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा रीजन था कि मैं रिलेटेबल एग्जांपल्स वहां पे डाल पाई थी। अगर जैसे ड्रोन का कोई क्वेश्चन है, उसमें मैं कोई अगर मैंने मैगजीन से पढ़ा है या किसी समरी से पढ़ा है या गूगल से उठा के पढ़ा है, तो ये पॉसिबल है कि मैं कोई ऑब्सोलीट एग्जांपल कोट कर दूं वहां पे जिसके बारे में एग्जामिनर ने ना पढ़ा हो। बट अगर मैंने वो चीज न्यूज़पेपर से उठाई है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि जो चेक कर रहे हैं उन्होंने वो चीज न्यूज़पेपर में पढ़ी होगी, तो वो रिलेट वहां पे उनके दिमाग में कॉन्स्टेंटली वो इंस्टेंटली वो क्लिक करेगा। तो ये एक यूज होता है न्यूज़पेपर
पढ़ने का और उससे कंटेंट एनरिचमेंट करने का अपने मेंस के नोट्स का। और मैम प्री के पर्सपेक्टिव से भी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, तो सब्जेक्ट्स भी स्ट्रांग हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से तो बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूज़पेपर पढ़ना। So Aditi, thank you so much for giving us time and 40 minutes. Thank you so much. And I'm really glad to have you as our guest today. And I wish you all the best for your foundation course. You will be coming near only Mussoorie. तो यहीं पे मैं इनवाइट भी कर देती हूँ कि जब भी आप मसूरी आओ, प्लीज डू विजिट अस. मसूरी is just 40 minutes from here. Thank you for having me. So all the best for the course, Aditi, and thank you so much for giving us time. थैंक यू मैम। एंड मैम मैं आपके इनिशिएटिव को भी थैंक करना चाहूंगी कि आप ऐसे टॉपर्स को ला रही हैं एक प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे देहरादून या रिमोट टाउन से बच्चे इंटरेक्ट कर सके डायरेक्टली, क्योंकि इसका बहुत इम्पैक्ट होता है। मैंने रियलाइज किया है कि जब सेकेंड अटेम्प्ट में मेरा जो अच्छा अटेम्प्ट था, वहां पे जब मैंने ज्यादा इंटरेक्शन किया टॉपर्स के साथ, उनकी स्ट्रैटेजीज को देखा और ह्यूमनाइज किया इस पूरे प्रोसेस को, कि जो क्लियर करते हैं अल्टीमेटली वो भी इंसान ही होते हैं, तो उससे कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल का ही बिल्ड होता है। तो ये उसके लिए मैम ऐसे इनिशिएटिव्स बहुत हेल्पफुल हैं, और आपको मैं थैंक करना चाहूंगी कि आप ये फ्री में बच्चों के लिए ला रही हैं। Thank you so much. Thank you, Aditi. Thank you so much. थैंक यू फॉर हैविंग मी। Thank you. And thank you everyone Thank you. for joining. I hope कि आपको अच्छा लगा होगा सेशन, enriching लगा होगा.